हेलो चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 9 हिंदी की बुक क्षितिज का पाठ 2 करेंगे। लहासा की ओर। तो बच्चों, ये जो पाठ है, ये इसके जो रचयिता है वो है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव था कनैला। उनका मूल नाम था केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी और 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तब से उनका नाम क्या पड़ गया? राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें क्या कहा जाता था? महापंडित। और 1963 में उनका देहांत हो गया था। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक इन सभी विधाओं में उन्होंने रचना की है अपनी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भाग में विभाजित है, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी ये सारी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है, 150। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, तो आप इसमें उनका जन्म, उनका देहांत कब हुआ, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया, कौन से सन में, कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने अपनी रचना लिखी है, और जो भी उन रचनाओं के नाम है, जो भी कृतियां हैं उनके नाम, ये सब आपको याद करने हैं। अब बच्चों, ये जो कहानी है जो आप पढ़ोगे अब राहुल सांकृत्यायन की, ये यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत किसे कहा गया है? जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां रास्ते में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आप क्या सीखते हो उससे, क्या खाते हो, कहाँ रुकते हो। ठीक है, जितनी भी भौगोलिक चीजें हैं, ठीक है, जो वातावरण में जितनी भी चीजें हैं, आप जो जो देखते हो उसका वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। तो ये जो विधा है, ये यात्रा वृतांत में है। ओके। संकलित अंश राहुल जी की जो है वो प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया, जो वो उनकी पहली उन्होंने तिब्बत यात्रा करी थी, ये उसका अंश है जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के वेश में करी थी। जैसे भिखारी होते हैं उस वेश में करी थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर, अब तिब्बत की जो राजधानी बताई गई है लहासा, जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। उस टाइम पे नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही मुख्य रास्ता था, और वो जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी जो चीजें थी वो इसी रास्ते से तिब्बत ले जाई जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन यानी कि जो चीनी सेना थी वो उस टाइम पे उसमें रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती है। अब वहां पर अच्छी बातें क्या थी कि उस टाइम पर मतलब वहां पर जाति को लेकर के और कोई भेदभाव नहीं था, छुआछूत को लेके कोई भेदभाव नहीं था। और औरतें जो थी वहां की, वो पर्दा यानी ना पल्ला नहीं करती थी।
बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। मतलब जिनकी वेशभूषा बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वैसी लगती थी, खराब सी, उनको वो घर के अंदर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब अगर आप अपरिचित हो, मतलब वो आपको अगर नहीं जानते हैं, तो आप उनके घर में प्रवेश कर सकते हो, मतलब जा सकते हो। वो आपको चाय भी देंगी, वह आपके लिए उसे पका भी देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, मतलब एक उस टाइम पे बर्तन हुआ करता था टोटीदार बर्तन में रख के आपको वो दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। मतलब अगर आप उन्हें चाय बनाने के लिए पत्ती दोगे, ठीक है, और मक्खन, ये सारी चीजें दोगे, जितनी भी सामग्री है, और आपको लगता है कि वो जो औरतें हैं जो आपको चाय बनाकर दे रही हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा डाउट है कि वो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं डालेगी अगर मक्खन, तो आप अपनी शंका को दूर करने के लिए खुद जाकर भी अंदर, मतलब रसोई में उनकी, खुद चाय बना सकते हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। परित्यक्त यानी जो उपेक्षित भाव से छोड़ दिया गया हो, जिसे, मतलब जो किले देखे थे उन्होंने, फौजी किले, वो वहां पर ज्यादा अपना समय ना व्यर्थ करते हुए उसको वहां से, मतलब ज्यादा कुछ उसके बारे में जानना नहीं चाहते थे, तो वहां से वो निकल गए। उसको उसके बारे में ज्यादा ना जानकर उसे वहीं छोड़कर वो चले गए, आगे बढ़ गए। तो उन्हें एक आदमी मिला जो कि उनसे राहदारी मांग मांग रहा था। हमने वह दोनों चिटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोडला यहाँ पे क्या है? थोडला एक तिब्बती सीमा का एक स्थान है, उसे थोडला यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, और मतलब जो उसका दोस्त उसके साथ था इस यात्रा में, सुमति नाम था उसका। और सुमति की वहां के लोगों से जान पहचान अच्छी थी, और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मतलब जो वो भिकमंगे की वेशभूषा में उसने अपनी पहली यात्रा करी थी, तो उन लोगों को वहां पर, और सुमति उसके साथ था तो वहां के लोगों से उसकी जान पहचान थी, तो उसकी सहायता से, उसकी मदद से वहां उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी, भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। मतलब जब लेखक 5 साल बाद जब इसी रास्ते से लौटता है, अपनी दूसरी तिब्बत यात्रा करता है, और भिकमंगे ने ही एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। मतलब जब वो सेकंड टाइम आया था यात्रा के लिए अपनी तिब्बत की, तो वो एक भद्र यात्री के वेश में आया था, लेकिन वहां, लेकिन उस टाइम पे सेकंड टाइम उसको अच्छी रहने के लिए जगह नहीं मिली, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मतलब छंग यानी भांग पीकर या फिर नशा करके उनको होश नहीं रहता था। अब हमें सबसे विकट डाणा ठोडला पार करना था। अब यहाँ पे डाणा किसे कहा गया है? जैसे ऊंची जमीन होती है, उस पर, जैसे हमने बताया आपको कि थोडला जो था वो तिब्बत की सीमा का एक स्थान था, है ना, तिब्बती सीमा का एक मतलब जगह थी, जो कि ऊंची सी जमीन पर बना हुआ था, स्थित था। डाणे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है। अब इस जगह को सबसे खतरे की जगह बताया गया है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर ये बना हुआ था।
जिसके कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, मतलब कोई किसी का आवास नहीं था, कोई गांव नहीं बसे हुए थे। नदियों की मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब यहाँ बताया गया है कि जो डाकू होते थे उस टाइम पर, उनके लिए ये जगह सबसे सही थी, क्योंकि उन्हें छिपने के लिए मिल जाता था और वहां कोई होता नहीं था, तो उन्हें कोई ना तो पकड़ सकता है ना फिर पहचान सकता है। तो डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। और तिब्बत में गांव में आकर अगर कोई खून भी कर जाए किसी आदमी का, तो वो उन्हें ना तो पहचान सकते, ना तो, क्योंकि सुनसान जगह पे जब कोई बसा ही नहीं हुआ, बिल्कुल सुनसान सी जगह है, खाली पड़ा है बिल्कुल, तो वो किसी को मार भी दे तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। जब कोई देखेगा ही नहीं तो गवाह कहाँ से होगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते। अब डकैत क्या करते थे, पहले तो आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है उनके पास या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अब वहां के जो लोग हैं उस टाइम पर, वहां पर हथियार का कानून नहीं था, ठीक है, मतलब कोई लॉ नहीं बना हुआ था, तो लोग क्या करते थे कि पिस्तौल बंदूक अपने संग लिए फिरते थे वहां पर खुलेआम। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हुआ। अब यहाँ पे लेखक हमें बता रहा है कि उसको ये जानकारी मिली थी कि पिछले ही साल इस जगह पर थोड़ला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिकमंगे थे, और वहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब यहाँ पे लेखक ने बताया है कि उन लोगों का पाला भी पड़ा था डकैतों से, तो वो तो भिखमंगे के वेश में थे। तो उन डाकुओं ने इतना ज्यादा उनको पहचाना नहीं, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि भिखमंगों के पास से उन्हें ऐसा क्या ही मिल सकता है ना। तो इसीलिए, और जो अ, लेखक था और उसका जो दोस्त था वो क्या कह के वहां से कहते थे, कूची कूची, यानी कि दया दया एक पैसा, मतलब वो भीख मांगने का एक ऐसा एक्ट करते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि पहाड़ की जो ऊंचाई थी काफी ऊंची थी, और उनके पास सामान भी खूब था, तो उसने सोचा कि हम कैसे चढ़ेंगे इसके ऊपर। और जो आगे उनका रास्ता था वो करीब 16-17 मील से कम का नहीं था। तो लेखक बताता है कि उसने सुमति से कहा कि लंकोर तक के लिए 2 घोड़े हमें कर लेने चाहिए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। अब वो किस पे सवार होके चले, घोड़ों पर। दाने से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाड़े के ऊपर जा पहुंचे। मतलब दाने पर पहुंचने से पहले उन्होंने एक जगह पर चाय पी थी और दोपहर के वक्त में वो ऊपर पहुंच गए थे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर दाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब यहाँ पर जो लेखक है वो हमें जो एनवायरनमेंट था, जो भी वातावरण था, जो भी रास्ते में उसने चीजें देखी, वो यहाँ पर उसने उसका वर्णन किया है कि
पहाड़ कैसे थे, उन पर बर्फ थी नहीं थी, हरियाली नहीं थी, इन सब का उसने बताया है। जो शिखर थे, जो पहाड़ थे, वो बिल्कुल नंगे थे, मतलब खाली थे बिल्कुल। और उसने बताया कि उत्तर की तरफ जो बहुत कम बर्फ वाली चोटियां हैं वो दिखाई पड़ रही थी। और जो दाड़े का सर्वोच्च स्थान था, जो मेन पॉइंट था, वहां पर उनके एक देवता का स्थान था। अब वो जो स्थान था वो किससे बना हुआ था? वो पत्थरों के ढेर से बना था, जानवरों की सींगों से बना था, और रंग बिरंगे कपड़ों की जो झंडियां होती हैं उनसे सजाया हुआ था उसको। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मतलब उसने बताया कि जब चढ़ते वक्त तो मुश्किलें थी, लेकिन उतरते वक्त बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। अब लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे, मतलब उसकी जो स्पीड थी वो स्लो हो गई थी, वो धीरे धीरे चलने लगा था। तो लेखक को ऐसा लगा कि शायद वो थक गया है, इस वजह से ऐसे कर रहा है, तो इसलिए उसने उसको मारा भी नहीं। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब जब उसका घोड़ा धीरे चलने लगा तो वो अपने साथियों से, अपने दोस्त सुमति से बहुत पिछड़ गया। और मैं दोनिक्विकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान ही नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था, मतलब वो गलत रास्ते पे चला गया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब उसमें भी उसका टाइम गया। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब जो सुमति थे उसका दोस्त, वो तो पहले ही पहुंच गए थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। मतलब सुमति को गुस्सा आ रहा था कि जो लेखक है वो अभी तक कहाँ रह गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूल डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। अब जो सुमति था वो उसका इंतजार कर रहा था वहां पर पहुंचकर। और वो लेकिन लेखक तो लेट हो गया, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत गुस्से वाली आवाज में लेखक को कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूल डाले, मतलब उसने चाय बनाई थी। तो अब लेखक तो आया नहीं, तो चाय बार बार ठंडी हो रही थी। तो सुमति को ऐसा लग रहा था कि वो बस आने वाला होगा तो चाय ठंडी ना हो, इसलिए वो गर्म कर दे। तो जब वो आता है तो उससे कहता है कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूल डाले। कंडे किसे कहा गया है यहाँ पे बच्चों? जो गाय या भैंस के गोबर से बने होते हैं उन्हें कंडे कहते हैं, ठीक है। गांव में या आपने देखा होगा, कंडे को उपले भी कहते हैं, है ना। ये पूजा में भी इस्तेमाल होता है। और गांव में जो औरतें होती हैं वो चूल्हा जब जलाती हैं तो इसी का ही जलाती हैं, ठीक है। और उसने, सुमति ने कितनी बार चाय गर्म करी? 3 बार। मैंने बहुत गर्मी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। अब यहाँ पर लेखक अपनी सफाई में कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो कि मुझे घोड़ा कैसा मिला है, कैसी हालत हो रही है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं रात तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, मतलब जो सुमति थे उसके अच्छे जान पहचान के लोग थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। चाय सत्तू और थुक्पा, यहाँ पे थुक्पा किसे बताया गया है? सत्तू या चावल के साथ बना हुआ एक मिक्सचर होता है खाने का, ठीक है। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। अब लेखक बताता है कि वो टिंगरी के एक बड़े से मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसी पहाड़ी का नाम बताया गया है टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। अब जो जगह बताई गई है टिंगरी समाधि
गिरी, वहां के आसपास के जो गांव थे उसमें सुमति के यजमान बहुत थे, मतलब बहुत जान पहचान के उसके लोग थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के डंडे, बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब यहाँ पर जो सुमति था वो अ, एक वो बेचता था, मतलब जो धर्म के लोग होते थे वो उससे गंडे खरीदते थे। ठीक है, मतलब गंडे यहाँ पर किसे क्या गया है, कपड़ों से, मतलब जैसे चिरी फटे हुए कपड़े होते हैं ना, उनसे एक पतली सी वो बनी हुई होती है। अ, उन फटे हुए कपड़ों में से मतलब मंत्र पढ़कर उनमें एक गांठ मार करके वो उनको बेचता था, मतलब देता था उनको। ठीक है, वहां के लोगों को। और वो उनसे क्या कहता था कि वो बोध गया से लाए हुए कपड़े हैं, लेकिन जब कभी, मतलब वो लेकर तो आता था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि वो जो कपड़े होते थे, जो गंडे होते थे, वो खत्म हो जाते थे। लेकिन मांगने वाले लोगों कम लेकिन जो मांगने वाले लोग हैं वो खत्म नहीं होते थे। तो वो क्या करता था, वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता पर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब क्या होता है कि जो सुमति था वो ऐसे ही, जब गंडे खत्म हो जाते थे तो वो और किसी कपड़े का मतलब बना बनू करके उनको दे देता था, कहता था कि बोध गया से लाए हुए गंडे हैं, तो और लोग विश्वास कर लेते थे उस पर। मतलब यहाँ पर हमें सुमति की एक तरह से कहीं ना कहीं लालची जो उसका स्वभाव था उसका पता चलता है, कि वो मतलब थोड़े पैसों के लिए इस तरह का काम करता है। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया यानी जो भार उठाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। मतलब वहां पे उस टाइम पे 10-11 बजे के आसपास कितनी धूप थी वो बताया है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। ललाट यानी जो फेस है, जो मुंह है, वो धूप की तेज किरणों से जल रहा है, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। मतलब सामने से धूप पड़ रही है तो चेहरा गर्म हो रहा है, लेकिन पीछे, ठीक है, पीछे का जो कंधा है पीछे की तरफ वो बर्फ जैसा हो रहा है, ठंडा। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टेंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा छोटे बड़े जो जागीरदार हैं उनमें बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। मतलब उन्हें काम करने के लिए किसान मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। अब खेती का जो इंतजाम है सारा, उसके लिए वो भिक्षु को यानी भिखारी को देख रेख के लिए रखते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। अब यहाँ क्या बताया है कि शेखर की खेती के जो मुखिया थे वो क्या थे, बड़े भद्र थे, यानी बहुत बेकार थे। वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन। अब यहाँ पे हस्तलिखित क्या है बच्चों? हस्त मतलब जो हाथ से लिखी हुई है, ठीक है।
जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हैं, वहां पर एक मंदिर में लेखक को वो मिली, जिसको पढ़ने में वो व्यस्त हो गया वहां पर। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। अब वो जो पोथियां थी उसमें हाथों से लिखा हुआ था, तो वो बताता है लेखक कि मोटे कागज पर अच्छे से अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मतलब जो लेखक था, पहले तो उसने अपने दोस्त सुमति को उनके यजमानों के पास जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि देर हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन जब वहां के किसी मंदिर में लेखक गया और उसने वहां पर जो हस्तलिखित पोथियां देखी और उनको पढ़ने लगा, तो उसको वहां पे इंटरेस्ट आने लगा उनको पढ़ने में। वो और जानकारी उसके बारे में लेना चाहता था। इसलिए उसने सेकंड टाइम जब सुमति उससे पूछने लगा जाने के लिए, तो उसने कहा कि तुम अपने यजमानों के पास चले जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव के वहां से टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब जो लेखक था वो उस दिन तो वहां नहीं गया, है ना, जहाँ मतलब उन्हें टिंगरी गांव में जाना था। तो अगले दिन वो पोथियां पढ़ने के बाद, अच्छे से उनके बारे में जानकारी लेने के बाद, वहां से अगले दिन वो लोग निकल गए। तो उन्हें इस बात का मालूम चलता है कि जो टिंगरी गांव है वो वहां से इतनी दूर नहीं था। और उन्होंने अपना अपना सामान दोनों ने उठाया और वहां से वो लोग मतलब चल दिए। तो ये था बच्चों क्षितिज का दूसरा पाठ, ल्हासा की ओर, जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा के बारे में बताया है ना। और नेपाल से तिब्बत की ओर मतलब कैसा उसका रास्ता था, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या कठिनाई झेली या क्या उन्हें आसानी रही, कहाँ वो लोग ठहरे, उन्होंने कहाँ पर चाय पी, कौन सा रास्ता पड़ा, और वहाँ के लोगों की वेशभूषा कैसी थी, कैसा व्यवहार था वहाँ की औरतों का। मतलब मतलब उसने अच्छी चीजें भी दिखाई हैं अपनी यात्रा की, और थोड़ी सी जो कठिनाई वाली रही है वो भी दिखाई है इस पार्ट में। ओके, do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.